तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग अपने सेट्स को कर रहे थे, तो आज बीएसटी के सेट 5 को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और बीएसटी के सेट 5 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी जो 3 अंक के प्रश्न हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बीएसटी के सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे अभी तक, तो वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सेट 5 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशंस की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो सेट 5 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है संप्रेषण प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है नियंत्रण की विशेषताओं का उल्लेख करें, नियंत्रण की क्या क्या जो विशेषताएँ हैं वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में अंतर्भेद कीजिए, यानी दोनों में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है नियोजन तथा नियंत्रण का संबंध स्पष्ट कीजिए, यानी नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है ये हमें बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले सेट 3 में यही क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था। ठीक है, तो हम लोग सेम आंसर लिखेंगे दोनों क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तो दिया गया है वो है उत्पाद से आप क्या समझते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों को समझाइए, यानी 2 अधिकार जो दिए गए हैं इन अधिकारों के बारे में लिखना है। क्या क्या है? पहला है सुरक्षा का अधिकार, यानी द राइट टू सेफ्टी, और दूसरा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप का अंतिम क्वेश्चन वो है लेबल के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर्स की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सेट 5 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है संप्रेषण प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का हमें वर्णन करना है। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया हम लोग इसको एक चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं, और मेरी ही आप लोगों की इच्छा रहेगी कि आप लोग चार्ट के थ्रू ही एग्जाम में दिखाएं, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगता है और इससे क्या आपको नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए आंसर्स की शुरुआत इस प्रकार करेंगे कि संप्रेषण या संदेशवाहन एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें एक के बाद एक चरण होते हैं। ठीक है, तो संदेशवाहन या संप्रेषण जो प्रक्रिया है ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी एक चक्र के बाद दूसरा चक्र शुरू होता है, एक के बाद दूसरा काम शुरू होता है। देखिए, तो इसको चक्रीय रूप में हम लोग ग्राफ में बनाए हैं या फिगर में बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है प्रेषक, यानी सेंडर। सेंडर के बाद आता है विचार, यानी आइडिया। उसके बाद आता है लिपिबद्धीकरण, यानी इनकोडिंग। उसके बाद आता है माध्यम, यानी मीडियम। फिर आता है प्राप्तकर्ता, यानी रिसीवर। उसके बाद आता है व्याख्या, यानी डिकोडिंग, और अंतिम में आता है फीडबैक, यानी प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो ये है संप्रेषण प्रक्रिया, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जितने भी चीज़ दिए हुए हैं सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इस प्रोसेस को एक बार हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से अपने जनरल भाषा में। देखिए, तो सबसे पहला हम लोग का तत्व क्या है प्रेषक, यानी सेंडर। तो सेंडर कौन है? तो जो व्यक्ति संदेश भेजता है वो क्या कहलाता है? प्रेषक कहलाता है, यानी जो मैसेज भेजता है, कोई संदेश भेजता है, वही क्या कहलाता है? प्रेषक कहलाता है, यानी सेंडर कहलाता है। अगला तत्व क्या हम लोगों का विचार। विचार यानी कोई आइडिया। देखिए, इसके अंतर्गत जानकारी, सूचना, आदेश, तथ्य आदि शामिल है। तो आप विचार किसको बोल सकते हैं? किसी भी प्रकार की जानकारी को, किसी भी प्रकार की सूचना को, आदेश को। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जानकारी बोलेंगे, ये विचार बोलेंगे, यानी आइडिया बोलेंगे। अगला तत्व हम लोग का है लिपिबद्धीकरण। लिपिबद्धीकरण मतलब इनकोडिंग। ठीक है, ये देखिए, ये इनकोडिंग था, लिपिबद्धीकरण यानी इनकोडिंग। तो इनकोडिंग मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ संदेश को शब्दों, अक्षरों, संकेतों या चित्रों के रूप देना है। ठीक है, तो इनकोडिंग मीन्स क्या होता है कि हम लोगों का जो विचार है, जो जानकारी है, जो आदेश है, उसको हम लोग एक रूप देते हैं। वो शब्द के रूप में हो सकता है, वो कोई संकेत हो सकता है, कोई अक्षर हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है। ठीक है, मतलब उसको किसी न किसी रूप हम लोग देते हैं। अगला हम लोगों का तत्व क्या है? वो है माध्यम, यानी मीडियम। देखिए, तो संदेश को
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, माध्यम से आशय साधन के निर्धारण से है कि मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो जो ये माध्यम है मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। यानी अगर हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर कोई विचार पहुंचाना चाहते हैं, कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें एक माध्यम का चयन करना होगा। या हम लोग उसे लिखित दे सकते हैं, या फिर मौखिक दे सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ इशारे से भी उसको हम लोग जानकारी दे सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक माध्यम हम लोग का चुनाव करना पड़ता है। तो ये हो गया माध्यम। अगला तत्व जो दिया गया है वो है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। तो रिसीवर कौन है? वह व्यक्ति जिसको संदेश भेजा जाता है वो क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। मतलब जो प्राप्त कर रहा है संदेश वो क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। अगला तत्व क्या है? व्याख्या। व्याख्या यानी डिकोडिंग। देखिए, एक था इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब हम लोग संदेश को एक रूप दिए, और डिकोडिंग मतलब क्या होता है? व्याख्या से आशय संदेश को समझना, यानी जो रूप दिया गया है प्रेषक के द्वारा यानी सेंडर के द्वारा, जो रिसीवर है उसको उसी अर्थ में समझे। ठीक है, वो जो सेंडर है या तो लिखित दिया है या फिर मौखिक दिया, कोई संकेत के रूप में दे सकता है, किसी चित्र के रूप में दे सकता है। तो डिकोडिंग में हम लोग क्या करते हैं? डिकोडिंग में उस मैसेज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम क्या है? वो है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। फीडबैक यानी संदेश के अनुसार व्यवहार करना क्या कहलाता है? प्रतिपुष्टि कहलाता है। यदि हमें किसी प्रकार का संदेश मिला है, किसी प्रकार का कोई आदेश मिला है कुछ काम करने को, अगर हम लोग वो वाला काम करते हैं तो इसका अर्थ क्या? हम लोग फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तत्व है वो क्या है? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है। एक बार हम लोग जनरल भाषा में समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है? एक प्रेषक होता है यानी सेंडर होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ भेजना चाहता है, जो कुछ जानकारी देना चाहता है, विचार अपने मतलब किसी और को भेजना चाहता है, तो वो क्या होता है? सेंडर कहलाता है। और उसके पास क्या होता है? कोई विचार होता है यानी एक आइडिया होता है, और उस आइडिया को क्या करता है? लिपिबद्धीकरण यानी इनकोडिंग करता है, या तो उस चित्र के द्वारा दिखाता है, कोई संकेत के द्वारा दिखाता है, किसी अक्षर के द्वारा दिखाता है। ठीक है, तो उसको इनकोडिंग करता है। अगला क्या है? हम लोग का माध्यम यानी मीडियम। तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए उसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकता है। उसके पास क्या होता है? मीडियम के थ्रू हम लोग को जो मैसेज है वो प्राप्तकर्ता के पास जाता है यानी रिसीवर के पास जाता है, यानी जिस व्यक्ति के लिए हम लोग मैसेज भेज रहे हैं उस व्यक्ति के पास मैसेज पहुँचता है। मैसेज जैसे ही व्यक्ति के पास पहुँचता है वो क्या करता है? उसको डिकोड करता है। डिकोड करता है मतलब वो उसे समझने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो समझ जाता है, जिस हिसाब से समझता है, और उस हिसाब से वो क्या करता है? फीडबैक देता है यानी सेंडर को एक प्रतिपुष्टि देता है कि वो मैसेज समझ गया और उसके अनुसार वो कार्य करेगा। तो ये हो गया एक संप्रेषण प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है कि नियंत्रण की विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो नियंत्रण के कोई भी 3 विशेषताएं हम लोग लिखेंगे क्योंकि 3 अंक के प्रश्न है। तो नियंत्रण के 3 विशेषताएं देखिए। पहला विशेषता क्या है? सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, जो नियंत्रण है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि जब तक संस्था रहती है नियंत्रण भी चलता रहता है। तो जब तक संस्था है तब तक नियंत्रण चलते रहता है। इट मीन्स क्या है कि नियंत्रण जो है एक सतत क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि प्रबंध का आवश्यक कार्य। ठीक है, तो देखिए प्रबंध के बहुत सारे कार्य हैं। क्या क्या? जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियुक्तिकरण। तो इनकी ही भांति नियंत्रण भी प्रबंध का एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य या आवश्यक कार्य। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक है या फिर लागू है। ठीक है, देखिए नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर, चाहे वो निम्न स्तरीय हो प्रबंध हो, उच्च स्तरीय प्रबंध हो या मध्य स्तरीय प्रबंध हो, प्रबंध के तीनों स्तरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध के तीनों स्तरों पर ये लागू है। तो ये 3 पॉइंट रहे नियंत्रण की विशेषताएं। सबसे पहला हम लोग लिखे सतत क्रिया यानी कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट लिखे प्रबंध का एक आवश्यक कार्य, और लास्ट हम लोग क्या लिखे? प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चूँकि मैं काफ़ी स्पीड में इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ मिले। ठीक है, वरना अगर मुझे टाइम वेस्ट करना रहेगा मैं टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी स्पीड में बताता हूँ कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कवर हो जाए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है वो है निर्देशन और पर्यवेक्षण में अंतर भेद कीजिए, यानी दोनों में कोई अंतर बताना है। तो हम लोग 5 अंतर देखने वाले हैं। मैंने सीधा बुक से ही जो अंतर दिया है वो ले लिया है। अब इसमें से 5 को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अब अपने सुविधा के अनुसार किसी भी 3 को अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए
तो हम लोग कैसे लिखेंगे अपने आंसर्स को, तो आंसर्स को हम लोग इस फॉर्मेट लिखेंगे। एक होगा अंतर का आधार, दूसरा होगा निर्देशन यानी डायरेक्शन, और तीसरा होगा पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपने आंसर्स को लिखना है। तो ये एक स्टैंडर्ड मतलब हो गया आंसर लिखने का तरीका। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला अंतर का आधार क्या है, अर्थ यानी मीनिंग। तो निर्देशन का मीनिंग और पर्यवेक्षण का मीनिंग देखिए, निर्देशन से आशय कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करने से है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो निर्देशन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो कर्मचारी है उनका पथ प्रदर्शन करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं ताकि जो निर्धारित लक्ष्य है उनको हम लोग प्राप्त कर पाए। पर्यवेक्षण में क्या होता है, देखिए पर्यवेक्षण से आशय कर्मचारियों को कार्य सौंपने एवं देखने से है कि वे आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं एवं उन पर नियंत्रण करने से है। तो पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन में क्या करते हैं, हम लोग कर्मचारियों को कार्य सौंपते हैं और यह भी देखते हैं कि वे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसके द्वारा हम लोग उस पर नियंत्रण भी स्थापित करते हैं। अगला अंतर का आधार क्या है, क्षेत्र, यानी जो निर्देशन है, निर्देशन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, और पर्यवेक्षण जो है उसका एक अंग है। ठीक है, तो पर्यवेक्षण निर्देशन का एक अंग है, तो इस प्रकार से निर्देशन बड़ा हो गया, यानी निर्देशन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। पर्यवेक्षण का क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित है क्योंकि ये क्या है, निर्देशन का एक अंग है। ठीक है, देखिए अगला अंतर का आधार क्या हम लोग लिख सकते हैं कि नेचर यानी प्रकृति। तो निर्देशन की प्रकृति अधिशासी होती है, लेकिन पर्यवेक्षण की प्रकृति जो है कार्यकारी होती है। निर्देशन के द्वारा कि हम लोग बस शासन स्थापित करते हैं, लेकिन पर्यवेक्षण किससे संबंध है, कार्यकारी यानी कार्य से संबंधित होता है पर्यवेक्षण। ठीक है, देखिए अगला अंतर का आधार हम लोग लिखेंगे कि प्रबंध का स्तर यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए निर्देशन सामान्य उच्च प्रबंध से संबंधित होता है, लेकिन जो पर्यवेक्षण होता है वो निम्न प्रबंध से संबंधित होता है। तो निर्देशन जो है प्रबंध के उच्च स्तर से संबंधित है, क्योंकि वही उसी में उच्च स्तर के द्वारा ही निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो पर्यवेक्षण होता है वो प्रबंध के निम्न स्तर से संबंधित होता है, क्योंकि पर्यवेक्षण वही होता है जहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं, और कर्मचारियों का कार्य किसके अंतर्गत आता है, निम्न स्तरीय का प्रबंध के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रबंध के स्तर के आधार पर। अगला क्या है, संबंध, यानी निर्देशन और पर्यवेक्षण में देखिए निर्देशन जो है पर्यवेक्षण से संबंधित है, जबकि पर्यवेक्षण प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों से संबंधित। ठीक है, तो निर्देशन पर्यवेक्षण से संबंधित है, लेकिन पर्यवेक्षण किससे संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित है, या कर्मचारियों और उच्च प्रबंध के मध्य कड़ी का कार्य करता है। जो उच्च प्रबंध है और कर्मचारी है, उन दोनों के मध्य जो है एक कड़ी का कार्य कौन करता है, जो पर्यवेक्षण करता है। तो इनमें से किसी भी 3 पॉइंट का अपने आंसर्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये इससे पहले मतलब यानी सेट 3 में भी आ चुका है, तो वही आंसर हम लोग लिखेंगे, ताकि चूँकि क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी हम लोग सेम ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो नियोजन और नियंत्रण में क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। अगर लिखित बिंदुओं के आधार पर हम इनके बीच संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। तो नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है, इसको हम लोग 3 बिंदुओं के आधार पर जानेंगे, 3 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे, ताकि हम लोग 3 बिंदु के आधार पर 3 अंक आराम से ले सके। ठीक है, देखिए 3 बिंदु क्या है, तो सबसे पहला क्या है, नियोजन तथा नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता, यानी जो नियोजन है और नियंत्रण है वो एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए नियोजन तथा नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि नियोजन ही नियंत्रण का आधार तय करता है। तो नियोजन और नियंत्रण किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि जो नियंत्रण का कार्य होता है वो किस आधार पर होता है, नियोजन के आधार पर ही होता है, और नियंत्रण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वही ध्यान में रख के हम लोग भविष्य में फिर से नियोजन करते हैं। तो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर करते हैं। देखिए अगला बिंदु हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नियंत्रण एवं नियोजन दोनों ही भविष्यदर्शी होते हैं। भविष्यदर्शी मीन्स दोनों फ्यूचर की ओर ध्यान में रखकर, मतलब भविष्य को ध्यान में रखकर दोनों का कार्य होता है। देखिए नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही भविष्यदर्शी होते हैं, क्योंकि नियोजन भविष्य का मार्ग बताता है, तो नियंत्रण भविष्य में होने वाली कमियों को ठीक करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो नियोजन क्या करता है, नियोजन हमें रास्ता दिखाता है कि भविष्य में हम लोग कैसा कार्य करेंगे, जबकि नियंत्रण क्या करता है, और भविष्य में होने वाली कमी को दूर करने का प्रयास करता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही भविष्यदर्शी हैं, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर ये दोनों का कार्य किया जाता है।
अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि प्रबंध के कार्य, तो दोनों क्या है, प्रबंध के ही कार्य हैं। देखिए नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य हैं। नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, जबकि नियंत्रण अंतिम कार्य है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो ये 3 बिंदुओं के आधार पर हम लोग अपने आंसर्स लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्पाद से आप क्या समझते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, देखिए उत्पाद या प्रोडक्ट, तो उत्पाद से आशय किसी भौतिक वस्तु अथवा सेवा से है जिससे विक्रेता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो उत्पाद क्या है, उत्पाद कोई भौतिक वस्तु हो सकती है, कोई सेवा हो सकती है, और जो क्या करती है, क्रेता की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। आप सोच के देखिए कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, उससे हम लोगों को किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। अगर हम लोग भोजन अनाज खरीद रहे हैं तो उससे हमारा भूख मिटता है। तो मतलब जो उत्पाद है वो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, तो उत्पाद क्या है, उत्पाद कोई भी भौतिक वस्तु हो सकता है, कोई भी सेवा हो सकती है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, यानी क्रेता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। ठीक है, उत्पाद का केवल भौतिक अस्तित्व हो यह आवश्यक नहीं, अपितु कोई सेवा भी उत्पाद हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग केवल कोई उत्पाद कोई भौतिक वस्तु हो ये जरूरी नहीं, कोई सेवा भी उत्पाद के रूप में हो सकती है। ठीक है, देखिए संस्थाएं उत्पाद के विक्रय के द्वारा ही लाभ कमाती है, और संस्थाएं क्या करती है, अपने उत्पाद के विक्रय करके ही लाभ कमाती हैं। देखिए एक परिभाषा मैंने दी है फिलिप कोटलर के शब्दों में। तो फिलिप कोटलर महोदय का अगर आप परिभाषा याद करेंगे तो जहाँ परिभाषा पूछा जाए आपको एज इट इज़ इस परिभाषा को एकदम रट लेना है और उस हिसाब से मतलब पूरे ही आपको पूरी लिखना है। ठीक है, तो अगर परिभाषा याद करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप जो सामान्य परिभाषा है या फिर सामान्य जो अर्थ है उसको भी लिख सकते हैं। तो फिलिप कोटलर महोदय क्या कहते हैं, देखिए उत्पाद क्रेता को संतुष्टियां अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता वाली भौतिक सेवा या चिन्हात्मक विवरणों का पुलंदा है। तो उत्पाद क्या है, जिससे जो क्रेता है उनको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, मतलब कोई भौतिक वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों को समझाइए, यानी 2 अधिकार जो पूछा गया है, पहला क्या है सुरक्षा का अधिकार और दूसरा क्या है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन दोनों अधिकारों के बारे में हमें बताना है। देखिए तो पहला अधिकार दिया गया क्या है, सुरक्षा का अधिकार, यानी द राइट टू सेफ्टी। तो सुरक्षा का अधिकार क्या है, देखिए सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं के विपणन से सुरक्षा प्रदान करता है जिससे उसके स्वास्थ्य एवं जीवन को क्षति पहुंचती हो, जैसे मिलावटी एवं खतरनाक रसायन आदि। तो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या होता है, सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों को ऐसी वस्तुओं के विपणन से सुरक्षा प्राप्त है जिनसे हमारे जान माल को क्षति पहुंचती है, जिनसे हमारे स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती हो, जिनसे हमारे जीवन को क्षति पहुंचती हो। ठीक है, ऐसी वस्तुएं क्या हो सकती है, मिलावटी वस्तुएं हो सकती है, कोई खतरनाक रसायन हो सकते हैं जिनसे हमें क्षति पहुंच सकती है। तो इन वस्तुओं से, इन चीज़ों से, इन उत्पादों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है कौन, सुरक्षा का अधिकार। और ये अधिकार किसके द्वारा दिया गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर, यानी अगले क्वेश्चन जो पूछा गया क्या वो क्या है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्या है वो भी हमें बताना है। देखिए उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यानी द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो कंज्यूमर एजुकेशन का जो अधिकार दिया गया है क्या है, देखिए यह अधिकार उपभोक्ता को शोषण से मुक्ति दिलाने तथा हितों की, यानी उनके हितों की रक्षा हेतु शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित है। यानी इसके द्वारा उपभोक्ताओं को शिक्षा दी जाती है, जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है ताकि वो शोषण से मुक्त हो सके और उनके हितों की रक्षा हो सके। उदाहरण के लिए जैसे जीरा, धनिया, मिर्च आदि मसालों में मिलावट की जांच कैसे करें आदि शिक्षा उपभोक्ताओं को सरकारी एवं गैर सरकारी प्रचार माध्यम के द्वारा दी जाती है। आप जनरली देखेंगे कि ये जीरा, धनिया यानी मसालों में बहुत सारी मिलावटें देखने को मिलती है, जिनसे कई ऐसे केसेस आए हैं जिनसे लोगों की जान माल की क्षति पहुंची हो। तो इन मिलावटों का जांच कैसे करें, कैसे हम लोग पता लगाएं कि जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं सही है या नहीं है, तो उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी शिक्षा दी जाती है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा या फिर गैर सरकारी प्रचार माध्यमों के द्वारा भी दी जाती है। वो इस अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 अधिकार हो गए।
सुरक्षा का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वो है लेबल के प्रकारों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोगों को बताना है कि लेबल क्या है और उसके बाद लेबल के जो प्रकार हैं 3 प्रकार, लेबल के तीनों प्रकार को हम लोग बताएंगे। देखिए तो सबसे पहले लेबल क्या है जान लेते हैं। देखिए लेबल उत्पाद का वह भाग है जिस पर उत्पाद व उसके निर्माता के संबंध में आवश्यक सूचनाएँ दी जाती है। तो लेबल किसी प्रोडक्ट का ही एक हिस्सा है, मतलब प्रोडक्ट पर ही रहता है और उसके लेबल के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, लेबल के द्वारा हमें उत्पाद से संबंधित और निर्माता से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम लोग लेबल के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो लेबल के जो है 3 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है, ब्रांड लेबल। ठीक है, ब्रांड लेबल क्या है देखिए, तो एक ब्रांड लेबल केवल ब्रांड ही है जो कि उत्पाद है उसके पैकेज पर लगाया जाता है। तो उत्पाद या पैकेज पर जो ब्रांड लगाया जाता है उस लेबल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांड लेबल कहते हैं। इसमें केवल ब्रांड रहता है, ब्रांड का छाप रहता है, नाम रहता है। ठीक है, अगला क्या होगा, ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल मीन्स देखिए इसके अंतर्गत वस्तुओं की किस्म को सूचित करने के लिए अक्षर, संख्या और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब एक कंपनी में एक से अधिक वस्तुएं बनती हैं तो वह भिन्न भिन्न किस्म के लिए भिन्न भिन्न लेवल का प्रयोग करते हैं। तो ग्रेड लेवल मीन्स ए ग्रेड, बी ग्रेड, जैसे हम लोग का नंबर नहीं आता है तो उसी प्रकार का प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कोई अच्छा प्रोडक्ट है, कोई उससे भी अच्छा है, ठीक है, कोई उससे भी अच्छा है, तो प्रोडक्ट के क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड के अकॉर्डिंग ही क्या जो प्रोडक्ट में वो लेबल लगाया जाता है। तो ऐसे पर इस प्रकार के लेबल को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेड लेबल कहा जाता है। ठीक है, जब कोई भी संस्था में एक से अधिक मतलब एक ही प्रकार के वस्तुएं अलग अलग क्वालिटी की बनती हैं तो उनको ग्रेड लेबल के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, अगला जो है वो लेवल है विवरणात्मक एवं सूचनात्मक लेवल। विवरणात्मक एवं सूचनात्मक लेवल किसको बोलेंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव और कम इन्फॉर्मेटिव लेवल। देखिए इस प्रकार के लेवल में उत्पाद से संबंधित अनेक जानकारी जैसे प्रयोग विधि, संरचना, सावधानी, प्रयोग तिथि, अंतिम तिथि तथा बैच नंबर और मूल्य आदि का भी मतलब वर्णन रहता है, उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। तो विवरणात्मक या सूचनात्मक लेवल ऐसा लेवल है जिसमें बहुत सारी सूचनाएं प्रोडक्ट से संबंधित, उत्पाद से संबंधित या उत्पादक से संबंधित मतलब दी जाती है कि कब, जैसे कि हम लोग जनरली कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है, कब मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ठीक है, तो उसका रेट क्या है। तो ये सब जानकारी किसके द्वारा दी जाती है, सूचनात्मक लेवल के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस सेट को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके द्वारा हम लोग सेट 5 के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेंगे और उस वीडियो के बाद हम लोग मतलब जो जैक के द्वारा सेकंड टर्म का एग्ज़ाम के लिए जो आप लोगों को सेट जारी किए गए हैं बीएसटी के सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या फिर मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन रहा है उन टॉपिक्स को समझाऊं। जैसा आप लोगों को सुविधा हो उस हिसाब से आप लोग कमेंट कीजिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से टॉपिक अगर आप बोलेंगे तो टॉपिक ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि टॉपिक में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो केवल एक ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा चाहिए। ठीक है, और जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ईटीपी का भी चाहिए सर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोग अभी सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ाई कीजिए और जो एग्ज़ाम पहले है 2 दिन पहले केवल उसी सब्जेक्ट की ओर उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।